अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान की सियासी तारीख की अगर बात की जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद एक बहुत बड़ा खला जो पैदा हुआ, जिसके बाद हमने देखा MRD की तरह की मूवमेंट्स चली, कारकुनान को कोड़े पड़े और एक जमहूरी स्ट्रगल का आगाज़ हुआ। इस केस के बारे में आज तक तारीख ने तो ये फ़ैसला किया कि भुट्टो साहब की जो हैंगिंग थी वो दरअसल अदालती कत्ल कहलाई, लेकिन जो सदारती रेफरेंस फाइल हुआ इस सारे केस को चैलेंज करने के लिए, चूँकि मार्च 1978 का ये फ़ैसला था जब हमने देखा कि भुट्टो साहब के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ, अहमद रज़ा कसूरी और उनके 4 गार्ड्स इसके अलावा जो थे उनके मर्डर की असिस्टेंस के तौर पे ये केस फाइल किया गया, जिस पे सज़ाए मौत उनको सुनाई गई। इसके बाद 1979 में फरवरी में एक अपील होती है, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। फिर 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे, तब एक सदारती रेफरेंस के तहत ये केस रीओपन करने का फ़ैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी रही। इस हफ्ते हमने इसको देखा। इसके अलावा 9 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में इस केस पर समाअत कर रहा था। तो आज जो राय सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो राय यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी वो दरअसल फेयर ट्रायल का हक़ दिए बग़ैर दी गई, उनको फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिल सका। साथ साथ ये भी अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को अगर हम तस्लीम नहीं करते तो जो समत है, अपनी जो डायरेक्शन है, उसको हम दुरुस्त करने का दावा नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो मान लिया गया कि दरअसल इट वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री ये फ़ैसला, अगर इसका एक एनालिसिस हिस्टोरिकली किया जाए। लेकिन इस फ़ैसले को कलअदम करार देने से अदालत की तरफ से आज यही कहा गया कि दायरा इख्तियार में इस फ़ैसले को कलअदम करार देना नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के। तो इस पर ये सवाल पैदा हुआ कि आया इस राय तक ये चीज़ कन्फाइन रहेगी या फिर ये फ़ैसला कलअदम भी करार दिया जा सकता है। इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान मौजूद हैं और हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं। दोनों लीगल एक्सपर्ट्स हैं, माहिर कानून हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ठीक है शाइक साहब, ये बताइएगा 44 साल बाद अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इसको टेकअप किया है और ओपिनियन जो सामने आई वो यही है कि फेयर ट्रायल का हक़ भुट्टो साहब को नहीं मिला, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? देखिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सही है। यानी इस चीज पे तो मैं उम्मीद करता हूँ, जब उनको फांसी हुई बात तक कि उनको गलत फांसी हुई और उनसे ज्यादती हुई, मानी हुई बात है। नाइंसाफी भी हुई, जजेस इन्फ्लुएंस भी थे। वो एक जज साहब की जो किताब है सामने मौजूद, वो मौजूद है जिसमें सब चीजें उन्होंने एडमिट की हैं। ये सब अपनी जगह पे सही है। लेकिन यहाँ पर जो चीज देखने की है वो ये फ्यूचर के लिए, वो ये कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट अदारा है, हाईएस्ट कोर्ट, और उसमें फाइनलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी नहीं होगी तो कभी कोई मामला खत्म नहीं होगा। एक अमेरिकन जज है जो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, मैं ट्रांसलेट भी करता अंग्रेजी में, उसने ये कहा था, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल। हम फाइनल इस वजह से नहीं है कि हम गलती नहीं, वी आर फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। हम गलती इस बात कर सकते चूंकि हम फाइनल हैं। सही, तो इसकी फाइनलिटी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फाइनल होना चाहिए, लाजमी है। और अब इन्होंने फैसला कर दिया, बड़ा अच्छा फैसला किया, जो पुरानी तारीख उसको सही कर दिया। लेकिन इसकी वजह से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, एक लाइन। लोग हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि जब कोई फैसला कोर्ट का किसी के खिलाफ होता है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी इंसान कभी अपने खिलाफ फैसला एक्सेप्ट नहीं करता, ऊपर से लेकर नीचे। तो अब उसको मिल गया, पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, मामला खत्म हो गया। अब उसको मौका मिल गया, खत्म होने के बाद भी 10-15 साल जो फैसले हो गए उसके बाद भी कोई आ जाएगा, लाइन लग जाएगी केसेस की, जो कहेंगे कि हमारे खिलाफ गलत फैसला हुआ और इसको देखें आप। तो ये एक ऐसी चीज जो पंडोरा बॉक्स खोल दिया इन्होंने ये फैसला करके। जब तक कि वो कोई आईनी अमेंडमेंट ना करें और उसमें करके इस चीज का तोड़ पैदा ना करें, तब तक काफी मुश्किलात
सुप्रीम कोर्ट। सही पाशा साहब, आप भी ये समझते हैं कि इस तरह एक कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा? वैसे अहमद रजा कसूरी साहब का भी यही आर्ग्यूमेंट था कि अगर तो आप सदारती रेफरेंस के तहत रीओपनिंग्स करते रहे केसेस की, तो फिर तो वो फाइनलिटी जो शाइक साहब बात कर रहे हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जहां तक तो फाइनलिटी का ताल्लुक है, इस केस में भी फाइनलिटी अटैच है उसी जजमेंट को जो जजमेंट आज से 44 साल पहले दी गई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस शॉर्ट ऑर्डर में यह था कि हम उस फैसले को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो आर्टिकल 186 के तहत जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था उसमें, और आप देखिए कि अदालती मुआवनीन ने भी उन्हीं पैरामीटर्स पे बात की कि इसमें एलिमेंट ऑफ मेलाफाइडी, फेयर ट्रायल, आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी, और ये सारी चीजें विद एविडेंस डिस्कस हुई और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे। मैं नहीं समझता कि फ्लड आएगा, क्योंकि जो रेफरेंस हर केस में नहीं भेजा जा सकता। हमारी याद में ये पहला केस है और आखिरी केस है आज से 44 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4-3 की रेशो से फांसी की सजा सेक्शन 109 में वो पीपीसी उसमें दी अबेटमेंट में, और उससे पहले ना उससे बाद क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कहीं भी ये नहीं था कि सेक्शन 109 में किसी को डेथ सेंटेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दी हो। ये वाहिद केस है, और इसीलिए उसके बाद आज दिन तक ना तो किसी वकील साहब ने अपने आर्गुमेंट्स के दौरान अपने केस को स्ट्रेंथन देने के लिए इस पे रिलाई किया, और ना ही किसी अदालत ने, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने इस केस का रेफरेंस दिया कि जी कि इस बंदे को सजा इस केस इस नजीर के तहत देनी है। तो मैं समझता हूं कि ये पहले ही एक ऐसा कलंक का टीका था जो हमारे आला तरीन अदलिया के माथे पे था, जिसको उस बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने खुद तस्लीम किया इंटरव्यू के दौरान कि हमारे ऊपर प्रेशर था, दबाव था, और इस वजह से हमने फैसला किया। और कुछ ऐसी एविडेंस भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बोझ है, और एक तो चीफ जस्टिस साहब रहे हैं, जस्टिस नसीम साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, उन्होंने फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से एक मुश्तरका दोस्त के घर मुलाकात की रिक्वेस्ट करके उनको मिले और उनसे माफी भी मांगी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इन हकायक और इनकी मौजूदगी में अगर आज का वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया है, ये डिटेल में जब आएगा तो वाकई ये एक तारीखी दस्तावेज होगी, जिसको आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं या कानून के मुतलका जो इदारे हैं वो उनके लिए मेरा ख्याल है कि मुआवन साबित होगा। सही, ठीक है। उस्मानी साहब, आप क्या समझते हैं, या आपने कहा कि इससे एक फ्लड गेट खुल जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट हो भी रहा है इसके अगेंस्ट, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना रिमार्क्स के तहत ही, आज के जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कलअदम करार दिया जाना तो रूल आउट कर देना चाहिए फिर इस कमेंट के बाद। देखिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि बिल्कुल सही था, सब कुछ कर दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन इस केस में रिव्यू भी फाइल हो चुकी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू करने की रिव्यू फाइल हुई थी, वो भी खत्म हो गई। यानी हर एक चीज, हर एक स्टेज पूरा हो गया, 4-3 से रिजेक्ट हो गई। जी, दोबारा खोल दिया उसको। तो ये केस नहीं खोलना ठीक है, आप खोल दें, दूसरे भी आएंगे केसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लड गेट खुल जाए और लोग आए अपने फैसले दुरुस्त करवाएं, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन वो फाइनलिटी जुडिशियल सिस्टम की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उस्मानी साहब, जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बाद से चली आ रही है, तो फिर प्रेसिडेंट भी तो उसको भी तो वे इन करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें बताना पड़ेगा ना आवाम को कि जो फैसले होते रहे हैं उनकी नेचर क्या थी, वो डिस्ट्रक्टिव थे या ग्रेटर गुड के लिए थे। इसमें ऐसा क्या हर्ज है? देखिए, दुनिया की किसी जुडिशरी में आप देख लें तो गलत फैसले होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख लें, जितनी वेस्टर्न सिस्टम हैं डेमोक्रेसी के, उनमें हर जगह पे ये फैसले गलत होते रहे, और उसको जो फाइनल स्टेज खत्म हो जाता है उसके बाद वो डिस्टर्ब नहीं करते। इसी वजह से मैंने आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज का वो रिमार्क, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल,
हम इस बात से फाइनल नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते। हम वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। हम गलती से नहीं कर सकते क्योंकि हम फाइनल। सही, इस चीज को रखना नहीं कर सकते आप। हर एक सिस्टम में एक फाइनलिटी होनी चाहिए, नहीं होगी तो पैदा होंगे। ठीक है पाशा साहब, आपकी ओपिनियन क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन जी, लेकिन जब तक वो नहीं करते तब तक तो प्रॉब्लम होगी। सही, ठीक है। पाशा साहब, आप क्या समझते हैं? अब चूंकि ये एक आर्गुमेंट ये है कि कलअदम करार दे देना चाहिए वो जो फैसला किया गया था, एक ये है कि राय देना इज इनफ, इससे ये असर्ट हो जाएगा कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे नहीं खड़े थे वो लोग जिन्होंने ये फैसला सुनाया। तो आप क्या समझते हैं, क्या इनफ है इसमें? मैं बिल्कुल जनाब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज कर रहा हूं कि फेडरलिटी अटैच है इस फैसले को, उसको टच नहीं किया इस बेंच ने, लेकिन उन्होंने जो उसके मारूजी हालात थे और जिन हालात में फैसला सुनाया उस पे अपनी राय दी, और एज पर क्वेरीज फॉरवर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक बल्कि उसमें थी कि आप इस्लामी हवाले से भी देखें तो उस पे भी इनके ये आई वर्सेस बेंच की कि इस हवाले से कोई असिस्टेंस नहीं दी गई, तो इस पे हम अपनी राय महफूज रखते हैं, इस्लामी हवाले से इसकी सजा का क्या है। तो मेरा ख्याल है बड़ा मोहतात होके उन्होंने, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे फ्लड गेट खुल जाए और मुख्तलिफ केसेस टाइम आइंदा आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में इस तरह के केसेस आए। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई मुताद रवैया इख्तियार करके सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे राय का इजहार कर दिया उन्होंने, लेकिन पेनल्टी अटैच है उस फैसले को। पाशा साहब शॉर्टली एक राय ये होती है कि आप क्या फायदा अगर आप कुछ भी डिसाइड कर लें। आपको लगता है कि हिस्टोरिकल सेंस में इस केस की सिग्निफिकेंस इतनी है कि ये दोबारा फोकस ऑफ डिबेट बने, जबकि भुट्टो साहब को तो सजा दे दी गई? अब देखें, इसकी और सिग्निफिकेंस कोई और हो या ना हो, लेकिन हिस्टोरिकली इसका जो पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में ये बात लिखी गई है कि अपने ही इदारे से जारी की गई जजमेंट को एक 9 रुकनी बेंच ने क्या करार दिया और किस राय का इजहार किया, और उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की, देखी, अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए जो गैर जानबदार थे, उनकी भी आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर ये उन्होंने फैसला किया। तो मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली एक अच्छी दस्तावेज होगी, और इस बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की है। आज से 44 साल पहले एक 7 मेंबर्स बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की थी जो कि उनके लिए बदनामी का बायस बनी, और आज 9 रुकनी बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की है जो उस दाग को धोने की कोशिश की गई है और किसी हद तक कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री दोनों जगह पे क्रिएट हुई है। अब आने वाले नस्लों ने देखना है कि वो किसको एवेल्युएट करते हैं कि वो फैसला ठीक था या ये फैसला ठीक था। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि 44 साल वैसे तो हो चुके हैं इस सजाए मौत को दिए, लेकिन हिस्ट्री को करेक्ट करने के लिए, तारीख़ की समत को ठीक करने के लिए इस फैसले की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि आने वाली नस्लें जब इस केस को रिविज़िट करें तो देखें कि क्या उस बेंच का फैसला ठीक था जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंगिंग की सज़ा सुनाई, या फिर अब आकर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दरुस्त समत में अगर जाना है तो अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस यही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक दौर था जब 60 की दहाई में पाकिस्तान की जो बाएं बाजू की जमातें थीं उनकी एक डोमिनेशन दिखाई देती थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे, लेकिन अब आकर अगर हाल ही में होने वाले इंतखाबात का जायज़ा लें तो बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि एजेंडा बेस सियासत कर रही हैं, जो बयानिए से आगे बढ़ के कुछ दरअसल अवाम के जो हकूक़ हैं उनको वो दिलवाना चाह रहे हैं या मसाइल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो कि जेन्युइन इशूज़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी जमातें आती हैं। लेकिन अगर उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस यानी कि जो इंतखाबात में उन्होंने नंबर ऑफ़ वोट्स लिए हैं उनकी बात की जाए तो वो इतने भी कंसिडरेबल नहीं है कि किसी एक पार्टी का मिलकर मुकाबला कर सकें तमाम जमातें।
और इसमें एक लंबी फहरिस्त है जिसकी हम गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें मज़दूर किसान पार्टी भी आती है, अवामी वर्कर्स पार्टी भी है, हुकूक़ खल्क पार्टी भी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी का किसी हद तक ताल्लुक़ भी बाएं बाजों की सियासत से और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक ऐसे दौर में मौजूद है जब पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जब पाकिस्तान में पीने का साफ़ पानी मुहैया करना बहुत सी हुकूमतों के लिए मुश्किल हो चुका है, जब गुर्बत में इजाफा हो चुका है और जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जो तरक्की पसंद सोच रखने वाली पार्टीज़ हैं या फिर बाएं बाजों की जमातें हैं, उनकी तरफ से क्या एजेंडा ऐसा तश्कील नहीं दिया जा रहा कि वो आवाम को अपील कर सकें, या फिर इंतखाबी धांधली के हवाले से जो उनके इल्ज़ामात हैं उनमें कितना वज़न है, या फिर आवाम का जो वोटिंग पैटर्न है वो सिर्फ उन जमातों की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है जो कि इंतखाबी नारों से उनका दिल जीत लेते हैं, या फिर जो राइट विंग की जमातें हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जिब्रान नासिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजी रहनुमा है, सियासतदान है, और इसके अलावा अम्मार अली जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूक़ खल्क पार्टी के सरबराह हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। अम्मार, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और जिब्रान नासिर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिब्रान, हम चाह रहे हैं एक एनालिसिस करना कि पाकिस्तान में जो बाएं बाजों की जमातें हैं, अगर उनका इंतखाबी रिज़ल्ट देखें इस मरतबा, तो बेशक आप भी बहुत से केसेस में अपीयर हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी, कोर्ट्स में भी, तो वो क्लेम्स तो अपनी जगह के रेगुलरिटीज़ हुई हैं वोटिंग पैटर्न के अंदर, या फिर वोट तब्दील करवाए गए, फॉर्म 45 का आर्ग्यूमेंट भी है। लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टिवली अगर हम लेफ़्ट की पार्टीज़ को या फिर लिबरल पार्टीज़ को, प्रोग्रेसिव पार्टीज़ को वे इन करें तो परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली कंसिडरेबल दिखाई नहीं देती। आपको क्या लगता है कि वजूहात इसकी क्या हैं कि हम अगर AWP की बात कर लें, मज़दूर किसान पार्टी की बात कर लें, तो वो पब्लिक अपील वो क्रिएट नहीं कर पा रही या करने दी नहीं जा रही? नहीं, बहुत आपका सही सवाल है और उसको कोई इस तरह नहीं डिफेंड करना चाहिए कि असल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और काम मिली। हमारा जो काम रहा है पिछले 20-30 साल में लेफ़्ट का, वो रीबिल्डिंग का एक काम रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट की पार्टियाँ भी टूट गई, मजदूर तहरीक टूट गई, किसानों की तहरीक टूट गई, तुलबा तहरीक पे तो खैर पाबंदी लग गई। तो आप देखें पिछले कुछ 5-6 सालों में जो आप देख रहे हैं, तुलबा तहरीक वापस आ रही है, ट्रेड यूनियन में हम काम कर रहे हैं, किसानों में काम कर रहे हैं, तो ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस है। पार्टी तो अभी साल पहले हमारी रजिस्टर हुई थी और इलेक्शन में जाने का फैसला भी लास्ट मिनट था, उसमें साल हमने मेहनत की, लेकिन एक नेशनल लहर है, उस नेशनल पॉलिटिक्स से आप बाहर हो तो ज़ाहिर एक हल्के में जगह बनाना मुश्किल होता है। लेकिन बाएं बाजू की, लेफ्ट की पॉलिटिक्स की बुनियाद क्या होती है? वो ट्रेड यूनियन होती है, वो स्टूडेंट मूवमेंट होती है, वो किसानों की मूवमेंट होती है। और जो हमारी इंटरनल भी बहस हो रही है, बात हो रही है कि जब तक इन मूवमेंट्स को फिर से खड़ा नहीं किया जाता तब तक लेफ्ट के लिए मुश्किल होगा। और इन मूवमेंट्स को बहुत तरीके से तोड़ा गया है, डिक्टेटरशिप्स ने भी तोड़ा है, सियासी जमातों के अदवार में भी किसानों के ऊपर पर्चे हुए हैं, ट्रेड यूनियन लीडरों को उठाया गया है, तुलबा को उठाया गया है, पाबंदी अभी तक से स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी, पार्लियामेंट को यानी जमहूरियत को आए हुए 15 साल हो गए हैं, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को 18 साल हो गए हैं, धांधली की बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो एक पढ़ा लिखा तबका है उसको अब तक राइट टू वोट नहीं मिला, यानी अपने कैंपसेस में। लेकिन आपके अपने हल्के की PP 160 की अगर हम बात करें, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई आपने वहाँ पे साफ़ पानी का मसला रेज़ किया, आपने वहाँ जो मौलिक बीमारियाँ हैं, जो वहाँ के वोटर्स को, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको जो मसाइल, ऐसे मसाइल जो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो आपने रेज़ किए। तो उस सब के बावजूद अगर उस हल्के के अंदर भी हम देखें तो जो लोग जीतते हैं उनका तो लाहौर से भी ताल्लुक नहीं था, और वो बाहर से आके बिल्कुल ऐसी। और ये क्योंकि जो इलेक्शंस हैं खासतौर पे नेशनल प्रोविंशियल, उनकी जो वोटिंग होती है वो पानी के इशू पे नहीं होती, वो कब्रिस्तान के इशू पे नहीं होती, उनकी जो वोटिंग होती है वो नेशनल इश्यूज पे होती है। जो आखिरी हफ्ते में PTI के साबिक चेयरमैन के खिलाफ जो केसेस हुए उसकी वजह से बहुत लोग चार्ज हुए, उस तरफ गए, सिंपैथी वोट था। अच्छा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ये नहीं है कि हम भी उसी तरह की पॉलिटिक्स शुरू कर दें जिसमें हम बड़े बड़े बस दावे करते रहें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पानी का इशू एक दिन हम नेशनल इशू बना सकते हैं, साफ पानी का इशू, या तालीम के इशू को हम नेशनल इशू बना सकते हैं, या सेहत के इशू को, या हम एनवायरमेंट के इशू को, या वर्कर्स राइट्स को, या किसानों के इश्यूज को। इन इश्यूज को नेशनल इशू जब तक हम बनाने में कामयाब नहीं होंगे, हम कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब कंस्टिट्यूंसी की उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती जैसे रवायती पॉलिटिक्स माजी में होती। ठीक है जिब्रान, आपका भी ये ख्याल है कि PTI का जो फिनोमेना हमने इस बार देखा उसमें एक सिंपैथी वोट का भी बहुत बड़ा एलिमेंट था, और उसी की बुनियाद पे हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अब मैनिफेस्टो हो या मसाइल के बेसिस के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है वो अब बैक सीट पर चली गई है और फॉर फ्रंट पे सिर्फ बयानिया आ चुका है। हर किसी से यही सवाल होता है कि बयानिया क्या है आपका, तो बयानिए से तो पेट नहीं भरता, ना नौकरी मिलती है, ना बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो ये प्रेवलेंस जो नैरेटिव की हो चुकी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अच्छा देखिए, एक बात तो कही अमार ने आपके सामने, बिल्कुल बजा की। जैसे 50 की दहाई में, 60 की दहाई में और 70 की दहाई में एक रविश थी, एक जोर था, एक स्ट्रक्चर था बाएं बाजू की सियासत का, और उसकी जड़ें अवाम में थी। कैसे उसको दर्जा ब दर्जा जो है वो तोड़ा गया, कमजोर किया गया। तो फिर बात ये भी उठती है कि जब उनको खाली किया गया मैदान उनसे, और उनको मैदान से हटाया गया, तो उसकी जगह फिर मैदान किसने ली, किस किस्म की रविश ने ली, किस किस्म की सियासत ने ली। तो ये हमें 70 की दहाई के बाद से नजर आता है कि पॉपुलिस्ट सियासत ने नजर ली, और ऐसी सियासत ने नजर ली जहां पे लीडर अपने आप को सेवियर के तौर पे पेश करता है, और अवाम अपने आप को ऑटोमेटिकली एज ए विक्टिम ऑफ द सिस्टम तस्लीम करती है, और बतौर विक्टिम वो बाहर निकल के एक मसीहा की तलाश में निकलते हैं। वो मसीहा कौन है, वो अलग अलग अदवार में हमें बताया गया कि फलाना है, अब फलाना है, अब फलाना है। बनिस्बत इसके कि अवाम को ये पता हो कि हमसे ये आइन है, हमसे ये माशरा है, हमसे ये मुल्क है, हमारा वोटिंग राइट ये बताता है कि हुकूमत बनाने का हक भी हमें है, और हम जो है अपने अंदर एक कमराडरी पैदा करके, एक यूनिटी पैदा करके, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर रखते हैं, जो कि अवाम के पास वो एवेन्यूज हैं, जिस तरह के स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, हारी मजदूर के किसान यूनियंस होती हैं, या लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं प्रॉपर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ, वो अगर एग्जिस्ट करती तो उसकी बेसिस पे वो कहते हैं कि अब हम नेशनल लेवल के ऊपर ये देखना चाहते हैं, और हम इस तरह की सियासत चाहते हैं, तो हम इस तरह की पार्टीज को इस तरह की पॉलिसीज के साथ और पॉलिसी पेपर्स के साथ और फ्यूचर प्लान के साथ लेके आएंगे। ऐसा आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान की अवाम की थिंकिंग के अंदर। और बुनियादी तौर के ऊपर जो भी इंसान आके रोमांटिक बातें करे, ऐसी फ्लेयर बातें करे, ऐसी बातें करे जो कि शायद एक आम जहन को समझ में भी ना आए कि वो खुदकुशी कर लेगा मगर वो IMF के पास नहीं जाएगा, ये एक इमोशनल अपील करती हैं, और हम सोली वोट कर रहे होते हैं उस इंसान की कन्विक्शन को देख के। दूसरा इसके साथ एक चीज ये भी एलिमेंट शामिल हो गया है कि जब आपने अवाम को इतना कमजोर कर दिया है और अवाम से ये जुड़ने के एवेन्यूज ले दी हैं, तो वो फिर ईच मैन और ईच हाउस होल्ड और ईच फैमिली फॉर इटसेल्फ या हिमसेल्फ और हरसेल्फ की बात हो गई है। तो उसके अंदर अवाम ये भी देखती है कि हमने उसको वोट करना है जो हमें इफेक्टिव नजर आ रहा है, या जिसके पास बहुत ज्यादा मकबूलियत है, या जिसके पास बहुत ज्यादा मसल पावर है, या जिसके पास सिस्टम से हर हद पे जाके टकराने की और कॉल आउट करने की सलाहियत है और नेशन वाइड सलाहियत है। वो फिर इस बहस में भी पड़ जाते हैं कि यार अगर हम एक हल्के में एक तरक्की पसंद इंसान को या एक बाएं बाजू की सियासत को अगर जिता देते हैं तो ये अकेला क्या कर लेगा। वो इफेक्टिवनेस भी एक बड़ा हर्डल बन के लोगों के जहनों में आ जाता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक वजह है जिस वजह से उस तरीके से आपको एक फीडबैक नहीं मिलता आवाम का जैसे कि मिलना चाहिए। बिल्कुल, काफी ये इंसाइटफुल बात है अमार, लेकिन ये आप इस पे क्या समझते हैं कि व्हाई डू दे अपीयर इफेक्टिव, जो कि असल में है भी नहीं। अगर इन तीन पार्टीज की हम बात कर लें या दो पार्टीज की कर लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो 30 साल का लोग कहते हैं कि इक्तदार इनको मिलता रहा पैदर पे, बेशक वो डिसरप्ट होता रहा, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि 30 साल से पार्टीज के एक ही चेयरमैन है, एक ही चेहरे हैं, लेकिन फिर भी दे अपीयर इफेक्टिव। इसके लिए एकेडमिक्स को भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखें, माशरा जो है वो कब आगे बढ़ सकता है। जिब्रान ने बिल्कुल ठीक बात की, अगर माशरा मुनज़्ज़म है तो फिर तो वो मुतबादिल भी लेकर आ सकता है, वो इत्तेसाब भी कर सकता है। माशरा अगर बिखरा हुआ है, हर लिहाज से बिखरा हुआ है, ना सिर्फ तंजीमी तौर पे बल्कि नज़रियाती तौर पे भी। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बयानिया क्या है। अच्छा, इससे पहले 70-80 की दिहाई में बयानिया का लफ्ज़ ही नहीं होता था, नज़रिया क्या है बात होती थी। आपका नजरिया क्या, बयानिया क्या है। बयानिया तो एक दिन एक है, एक दिन उसके ऑपोजिट भी। उस दिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ये बयानिया जिता देगा तो मैं ये कर लूंगा, अगले दिन बिल्कुल उससे ऑपोजिट अगर मुझे आर्गुमेंट जिता देगा तो मैं वो भी कर लूंगा, क्योंकि असल टैक्टिक्स की बात आ गई है। बिल्कुल, टैक्टिक्स और आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। यानी आपका नजरिया क्या है, आपका वर्ल्ड विजन क्या है, आप मुस्तकबिल किस किस्म का देखना चाहते हो, माजी की तरफ आपकी क्या पूरी ओपिनियन है। ये एक पार्टीज का काम होता था एक जमाने में। नजरियाती तौर पे पाकिस्तान को गैर मुनज़्ज़म कर दिया गया है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि आइडियोलॉजिकल डिबेट होती नहीं। यूनिवर्सिटीज में थोड़ी 2-4 यूनिवर्सिटीज रह गई थी जहां पे बहस हो सकती थी, वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त जिस किस्म की सेंसरशिप हो रही है वो बहसें भी कम हो रही हैं, सोशल मीडिया पे कम हो रही हैं। सोशल मीडिया से उम्मीद है आपको कुछ? देखिए, करना तो हमें उधर पड़ेगा, बिकॉज उम्मीद तो मुझे पार्लियामेंट से भी कल को रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि यार चेंज लेकर आना है तो इस पार्लियामेंट के अंदर हमें जाना पड़ेगा, इस आइन को भी का भी दिफा करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो गालम गलोच है, वो टैक्टिकल लेवल पे हर चीज हो रहा है एक दूसरे को गंदा करने के लिए, लेकिन जो बड़ा विजन है, बड़े आइडियाज हैं वो नहीं आ रहे। और जब नहीं ऐसे आते, जब बड़े आइडियाज नहीं आते, फिर बड़े
लीडर्स उसे रिप्लेस कर देते हैं। और जो लीडर्स हैं उनका, जिस तरह जिब्रान ने भी कहा है, उनकी कन्विक्शन भी होती है, उनके एक रोमांस भी होता है और उनका बयानिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखें जो इस इलेक्शन के अंदर जो वोट हुआ है, आप किसी से भी पूछ ले कि जी क्या किसी ने कोई मैनिफेस्टो पढ़ा है, कोई इस तरह का, वो उसमें भी अवाम का कसूर नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो कसूर नहीं है कि पूरा सिस्टम ही इस तरह से मुनज़्ज़म किया गया है कि अवाम को गैर मुनज़्ज़म किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा नुक्ता। जी जिब्रान, आप कमेंट करें। यानी वो एक पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान ने, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि वी डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टोज, तो उन्होंने तर्जुमानी की सबकी, तो ये भी हो सकता है कोई भी मैनिफेस्टो में बिलीव नहीं। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा अली जान, जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, अब हमने ये तो जान लिया कि दरअसल ये पार्टीज़ कैसे इस सिस्टम के थ्रू अपना ये जो इक़्तिदार का दौरानिया है इसको बढ़ाती रहती है विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग, और आइडियोलॉजी के से वो बैंकरप्ट हैं, उसके बावजूद पब्लिक अपील उनकी बरकरार है। लेकिन ये जो अब की पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान को दोबारा से रूल करने के लिए आ रही है, इसमें कोई आंसर है प्रोग्रेसिव सोच का? आपको लगता है पीपल्स पार्टी को अब भी कह सकते हैं सेंटर लेफ्ट पे है वो? नहीं, मेरे ख्याल में मैं नहीं कह सकता, और मैं तो शायद इस बारे में बड़ा वाज़ेह रहा हूं टू कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ पीपल्स पार्टी अलग अलग ऊपर। मगर देखिए, जो पहले बात हो रही थी उसको थोड़ा सा और मैं मुकम्मल कर लूं। जी। ये जो बात हम कहते हैं ना, नजरिया होता था पहले और फिर बयानिया हो गया, इसके बीच में एक और भी चीज आई थी जो कि है नजरिया जरूरत, जिसका मतलब है दरअसल जरूरत। अवाम को यह भी बताया गया है कि आपको नजरिए के तहत जिंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि नजरिया तो ताहयात होता है, वो आप प्रिंसिपल स्टांस पे होते हैं, उसके लिए आप संन्यास भी ले लेते हैं, बनवास भी ले लेते हैं, जलावतनी भी काट लेते हैं। जरूरत जो होती है वो तो बदलती रहती है, और हमारे यहाँ माशरे में इस तरह के हालात रखे गए हैं कि हमें तरक्की से ज्यादा, हमें तमीज और तहजीब और तमद्दुन और महजब माशरे बनने से ज्यादा इस बात का एहसास दिलाया गया है कि हमारी जरूरत है ऑर्डर, हमारी जरूरत है यूनिफॉर्मिटी, हमारी जरूरत है कंप्लायंस। क्योंकि देखें, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो जाती है, हर जगह धमाके हो जाते हैं, कराची लाहौर जंग का मैदान बन जाता है जब बनाना होता है, तो हम चिल्ला रहे होते हैं कि हमें फेक एनकाउंटर भी दो, हमें जबरी गुमशुदगियां भी दो, हमें कुछ भी दो, मगर हमें ऑर्डर दो। तो हम सब कुछ बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं उस ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से इस ऑर्डर के तहत बताया जाता है कि देखिए, कैंपस के ऊपर जो तुलबा हैं जिनका सियासी पार्टी से ताल्लुक है, ये नहीं बोलते कि हमने इनसे यूनियन साथी का हक ले लिया और इनको टर्फ वॉर में धकेल दिया, मगर जो वेपन्स चले, जो असला चला 90 की दहाई में, 80 की दहाई में, उसके तहत हमें बताया गया कि जी अब ऑर्डर चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो सियासत मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से कैंपस से खत्म कर दो किसी भी शेप एंड फॉर्म के अंदर। वो ऑर्डर हमने क्रेव किया। इसी तरीके से कभी 60 की दहाई में, कभी 80 की दहाई में और कभी मुशर्रफ दौर के अंदर हमें बताया गया कि ऑर्डर डिमांड करता है कि जमहूरियत हमें नहीं चाहिए, हम रेफरेंडम करके एक आर्मी चीफ को अपना सदर बना के अपना मुंतखब लीडर बना सकते हैं, हमें ये सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहिए जो पीसीओ के तहत हल नहीं उठा रहे। तो हमें बार बार इस ऑर्डर की कशमकश में रखा जाता है। सही। अब जब आप मुश्तरका मौजूदा जो हुकूमत बनी है, जो एक दोबारा से एक अलायंस के तहत वजूद के अंदर आई है, देखिए, एक तो इनके बयानिए के अंदर बहुत शदीद इख्तलाफ है एक दूसरे से, और फिर इनके कॉल और फेल के अंदर बहुत तजाद है। मेरे ख्याल के अंदर अगर आपको या अम्मार को या मुझे नजर आ रहा है और तमाम दुनिया को नजर आ रहा है कि किस तरीके की धांधली की गई है, तो यकीनी तौर पे जो इंसान ये जानते हुए कि वो इलेक्शन हारा है फिर भी नेशनल असेंबली जाके हल्फ लेता है, तो जब वो अपने आप से सच्चा नहीं है, वो आवाम से सच्चा कैसे होगा? सही। वो किसी भी जरिए से सच्चा कैसे होगा? अगर उसमें इतना ज़र्फ नहीं है, अगर वो आवाम के मैंडेट को रॉब करके बिलीव करता है कि उसका पार्लियामेंट में आना ज्यादा जरूरी है बिकॉज ही इज अ बेटर ऑप्शन, चाहे आवाम को पसंद हो कि ना हो। जिब्रान जवाब तो यही आता है ना, वो नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है इस बात की। 18 में आरटीएस बैठा, उससे पहले भी यही हुआ, यही जवाब मिलता है आगे से कि ये कौन सा नई चीज है जो हम कर रहे हैं। जवाब जो भी है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं रूलिंग क्लास की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का, कि दे डू नॉट केयर ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ये दूसरी बहस है कि लोगों का फैसला अच्छा है कि नहीं, क्या इमरान खान सही चॉइस है या गलत चॉइस है। फैसला ये बात ये, अगर आवाम की चॉइस है तो आपको इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं, फिर तो आप हतमी तौर पे अंदर से वडेरा शाही चाहते हैं कि आवाम की आपको नहीं चाहिए, आप इलेक्टोरल पॉलिसी चाहते हैं
कि आप जब इन्फोर्स करेंगे अपने आप को अवाम पे, मुसल्लत करेंगे, तो फिर आपसे तो जमहूरियत को लेकर उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। सही, ठीक है, हमारे इस पे कमेंट भी कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि अब जिस तरह से जिब्रान ने कहा कि अगर आप हल्फ भी ले लेते हैं, आप पार्लिमानी रहनुमा बन जाते हैं एक पार्टी के, अब स्पेशल सीट्स का भी एक आर्गूमेंट हो रहा है, PTI जो कि अब आकर सुन्नी तहरीक बन चुकी है, वो उनको नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इस मैंडेट के साथ, इतने इल्ज़ामात के साथ, इतने गंभीर मसाइल पाकिस्तान के एक तरफ, सलाहियत रखती हैं ये पार्टी सॉल्व करने की? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जिब्रान से इस इशू के ऊपर कि देखें, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपका चल रहा है, दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है खत्ते में, जो वो भी एक प्रॉब्लम है, न्यू कोल्ड वॉर है, लेकिन जो नया क्राइसिस खड़ा हो गया है वो है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। सही, इस हुकूमत के लिए नहीं, पूरी रियासत के लिए इस वक्त, कि जी इसको चलाने का तरीक़ेकार क्या है, और जो वाजे किया गया है आइन में उसके मुताबिक अगर नहीं चलाना तो फिर किस तरह से चलाना है। पॉलिटिकल पार्टीज, आपने बिल्कुल ठीक बात की, वो यही आर्ग्यूमेंट दे रही हैं जो आपने दिया कि जी पहले 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था। अब ये आर्ग्यूमेंट देना असेंबली में बैठ के कि जी पिछली बार भी तो धांधली हुई थी, ये इसका मतलब है आप पिछली वाली धांधली को के साथ अपने आप मुआवजा भी कर रहे हो। अभी सब बहस ये हो रही है कि जी ज्यादा हुई थी, कम हुई थी, पिछली बार ज्यादा, मतलब ये लेवल है बहस का। ये कोई नहीं कह रहा कि आप पिछली बार भी गलत थी, इस बार भी गलत है, और इसका कोई हम हल तलाश करें कि इसको रोकना कैसे। यानी धांधली आपने नॉर्मलाइज कर लिया कि हर बारी धांधली होगी, हम उस पे उसके ऊपर कभी किसी को फायदा होगा, कभी किसी को फायदा होगा। जब ऐसा होगा तब कोई भी शख्स पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल करने के लिए राजी नहीं होगा। यानी लोगों में जाके मुनज़्ज़म करना, कौन अब जाके देहातों में जाके किसानों में काम करे, कौन जाके फैक्ट्रियों में जाके वर्करों में काम करे, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को करे, जब आपको पता है कि एक डील की सारे सब कुछ मार है। आप एक डील एक जगह से कर लो तो आपके लिए सारे जो आसानियां हैं वो आ जाएंगी। एक दिन आप गद्दार हो गए, उससे अगले दिन जो है आप मुहब्बत वतन क्या आप वजीर बन जाओगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जब तक ये लेजिटिमेसी का क्राइसिस खत्म नहीं करेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई भी और क्राइसिस। ठीक है, हमारा आपसे आखिरी सवाल, अब चूंकि अब आप हम तो इन पार्टीज को रिफॉर्म करने की बात तकरीबन दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही। मसला ये है, अब इसका अल्टरनेटिव जो था वो यही जमातें थी जिनकी डिस्कशन हम कर रहे हैं कि आया इनके लिए वो अपील क्यों नहीं है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या लेफ्ट की पार्टीज, प्रोग्रेसिव पार्टीज, इनको किसी अलायंस की तरफ जाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने आप को एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पे एस्टैब्लिश कर सकें? तो व्हाट इज देयर वे फॉरवर्ड? एक तो हमें इस वक्त जो धांधली हो रही है, जो सारी सेंसरशिप हो रही है, उसके खिलाफ खुल के बोलना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा कंसिस्टेंटली एक पोजीशन रखी है कि सिविलियन मैटर्स जो हैं वो सिविलियंस को चलाने चाहिए, आइन की बालादस्ती। एक तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इससे इरिस्पेक्टिव कि किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नहीं हो रहा। दूसरा ये कि मैस लेवल पे जब तक हम एजुकेशन नहीं करते, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, वो हमारी आपस में बहस हो रही है, वो करने की बहुत ज़रूरत है कि क्या मतलब है एक शहरी होने का, क्या मतलब है एक नज़रियाती इंसान होने का, एक बड़ा मकसद होने का। जमहूरियत के लिए भी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्यों दी थी, किसी बड़े तहरीक के लिए दी थी, क्यों दी थी, वो मैस एजुकेशन भी हमें ज़रूरत है। साथ साथ मैस ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें इलेक्शन से इतना दिल बर्दाश्त नहीं, हमारे पहली दफ़ा एक अटैम्प्ट है, हमें लोकल गवर्नमेंट में भी जाना चाहिए, ग्रास रूट्स में जाना चाहिए। ये एक लंबे सांस की लड़ाई है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि जी एक दफा में हो जाएगा। सिस्टम जो है वो दहाइयों से बना हुआ है, वो बहुत मुनज़्ज़म है, ऑर्गेनाइज्ड है। उससे लड़ने के लिए आपको भी टाइम चाहिए, लेकिन एक मैं उससे कहता हूं कि हमें स्लो इम्पेशेंस चाहिए। मतलब इम्पेशेंट होना चाहिए कि हो, लेकिन सब्र के साथ। एक मुतज़ाद सी चीज़ है जो हमें मिला के चलाना पड़ेगा, उससे रास्ता निकलेगा। ठीक है जिब्रान, आपका फाइनल टेक इस पे। अब एक ये तनकीद भी होती है कि जब भी किसी पार्टी के साथ ज़्यादती होती है तो बहुत से लोग हमारे समेत, अमार के समेत, आपके समेत, उनके लिए बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस को श्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ धोखा एक ये होता है कि जब वो इक़्तिदार में वापस आते हैं तो पहली कदगन हम पे ही लगती है दोबारा आके। अब अगर PTI को इस वक्त हम कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उनसे कि कल को आके तमाम मसाइल वही हल करेंगे, या हमें अल्टरनेटिव चाहिए एक? देखिए सर, हम तो डीले नहीं करते ना कि हम पहले कंडीशंस रखेंगे और सामने वाला कंडीशंस पे एग्री करेगा तो हम उसके लिए बात करेंगे। हम तो आइन को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, हम तो प्योरिटी ऑफ थॉट को एक तरीके से प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। इसलिए हम कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं अपने आप से। सामने विक्टिम कोई भी हो, कल को आके बेशक हम ही विक्टिमाइज क्यों ना कर दे, मगर मेरे ख्याल में एक प्रोसेस है, ये भी इस वक्त एक चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर इसका सेहरा इमरान खान साहब के सर जाता है तो बिल्कुल जाना चाहिए कि आपने जेल में रहते हुए एक इलेक्शन लड़ा है, और आपने बेशक अगर एक लॉन्ग टर्म बयानिया या नजरिया ना दिया हो, कम से कम इतना तो शॉर्ट दे दिया कि वक्त हाजिर के मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे टकरा के, उनसे बातें ना बना के भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आवाम में एक मकबूलियत रख सकते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो उम्मीदवार PTI के बेशतर इस वक्त असेंबली में है,
वो सब बारी बारी अपनी तकरीरों में अपनी रुदात सुना रहे हैं कि पिछले 6, 7, 8 महीनों में क्या कुछ उनके साथ गुजरा है। मेरे ख्याल में ये नहीं कि ये ट्रेनिंग जरूरी थी, मगर इस दौर से गुजरने के बाद उनके अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा आई होगी, एक सकत ज्यादा पैदा हुई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पार्टी के अंदर, अगर पार्टी कल को डिविएट होती है और खुद किसी का मैंडेट ड्रॉप करने की तरफ जाती है, तो पार्टी के अंदर से आवाजें उठेंगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में आवाम का खान साहब को इस बार रिस्पॉन्ड करना एक ब्लूप्रिंट है कि अगर आप आवाम को ताकत का सरचश्मा समझें तो वो आपको हर किस्म की बंदिश के बावजूद भी जो है कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। There's a lot of learning in what has happened। बेशक हम खान साहब की मुकम्मल सियासत से एग्री करते हो कि ना करते हैं। मैं सिर्फ एक अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं एक ये कर दूं कि मैं खैर पहले भी हुआ है, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के उनके लीडर को फांसी दे दी, नवाज शरीफ को जलावतन कर लिया, तो वो उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस था। लेकिन एंड में डील क्यों करते हैं? क्योंकि एक इशू ये है कि इनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जायदादें हैं, जो पूरे एक रूलिंग एलीट है, उसने उन्हें भी संभालना है। तो अगर डील नहीं करेंगे, बिल्कुल एक आखिरी हद तक चले जाएंगे, तो जो इतना ज्यादा प्रिविलेज है उसका नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जो एक साइकिल है वो पीटीआई के भी क्लास बेस वही है लीडरशिप की। अगर आप पूरी देखें, जो उनका प्राइम मिनिस्टर का भी कैंडिडेट है, वो कोई ऐसा कोई नई सोच वाला शख्स नहीं है। तो वो आई थिंक उम्मीद लगानी चाहिए, लेकिन कम रखनी चाहिए, अपने आप को मुनज़्ज़म ज़्यादा करना चाहिए, मुनज़्ज़म करना पड़ेगा जी अपने आप को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे अली जान मौजूद थे, और कहना यही था कि अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन पार्टीज़ जो कि पिछली 2-3 दहाइयों से इक़्तिदार में हैं, इनका कोई अल्टरनेटिव सामने आए, तो फिर हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा और एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट हम लॉन्गर रन में ही देख सकते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।